Hello students, today I will solve section 2 of part A of CBSE class 10th standard mathematics official sample paper of session 2021. In my previous video, I have already solved section 1 of part A. In section 2, we will have case study based questions. So, in this session 2021, CBSE has introduced a new section of case study based questions. Now the question arises, what is a case study based question? In a case study based question, you would be given a particular real situation and some questions would be asked related to that situation given, right? So what you have to do, you have to simply apply the theory or the knowledge that you have acquired after going through 10th mathematics, right? So there is a suggestion for all of you that please don't panic or don't get nervous after seeing the picture giving in the question or the length of the question. Right. The questions will be very simple. You can easily solve it. So let's start with question number first of case study. The diagrams show the plans of a sunroom. It will be built onto the wall of a house. The four walls of the sunroom are square glass panels. ठीक है, जो चार वॉल्स हैं सनरूम की वो स्क्वायर हैं. ठीक है, उसमें जो पैनल्स लगे हैं वो स्क्वायर इन शेप हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल्स हैं. ठीक है, फिर द रूफ इज मेड यूजिंग फोर क्लियर ग्लास पैनल्स ट्रेपेजियम इन शेप ऑल द सेम साइज. अब जो इसकी रूफ है ये ट्रेपेजियम पैनल्स का बना हुआ है. जिन पैनल्स का बना हुआ है वो ट्रेपेजियम है शेप में. ठीक है, लेकिन सबका साइज जो है वो सेम है. ये वन टिंटेड ग्लास पैनल और एक ग्लास पैनल है यहाँ पर हाफ अ रेगुलर ऑक्टागन इन शेप. टॉप पे एक टिंटेड ग्लास पैनल है, मींस उस पे कलर्ड पैनल है ग्लास का, जो कि रेगुलर हाफ ऑक्टागन है. ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 8. यहाँ पे देख रहे हैं आप 4 है. 1 2 3 एंड 4. सो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स J 6 17 एंड I 9 17. इसका आपको सिंपली मिड पॉइंट पता लगाना है. मिड पॉइंट क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट हो गया आपका 6 + 9/2. ठीक है, ये हो गया 15/2 और y कोऑर्डिनेट आपका हो गया 17 + 16/2. तो ये हो गया आपका 33/2. ठीक है, सो आंसर इज थर्ड, 15/2 एंड 33/2. So the next question is the distance of the point P from the y-axis. अब जो पॉइंट P है उसका y-axis से डिस्टेंस आपको मालूम करना है. तो आप ये देखिए, ये पॉइंट आपका P है, y-axis से आपको डिस्टेंस मालूम करना है. तो सिंपली देखिए, मैं आपको इससे पहले बता दूं कि यहाँ पर ये x-axis गिवन है, नीचे ये लिखा है, और ये आपकी y-axis गिवन है, और इसमें ये एक ग्राफ बना हुआ है इन दोनों पिक्चर्स के बीच में. जो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं लाइटली ये दिख रहा है. तो आपको सिंपली क्या करना है? काउंट करना है. आपको डिस्टेंस पता लगाना है पॉइंट P का फ्रॉम y-axis. तो आप क्या काउंट करोगे? 1 2 3 एंड 4, मीन्स 4 यूनिट्स है. सो द करेक्ट आंसर इज 4 यूनिट्स. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर C, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड S. ठीक है, तो ये पॉइंट्स गिवन है A और ये गिवन है S. तो सिंपली आप इसको, ये ग्राफ है, आप इसको रीड कर लीजिए, ब्लॉक्स इसके काउंट कर लीजिए, तो आपको डिस्टेंस फाइंड मालूम हो जाए. सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड. नाउ
Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points A and B in the ratio 1:3. ठीक है, तो आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं जो कि एक लाइन सेगमेंट ए बी को 1:3 में डिवाइड करती है. ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं और ये इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो आप इसे सबसे पहले हमें ये इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हमें इनके कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए ए और बी के, जो कि आप डायरेक्टली ग्राफ से रीड कर सकते हैं. ठीक, देखिए एक्स क्या हो जाएगा, एम वाई हो गया आपके पास. सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, 17/2. 17/2 क्या हो जाएगा आपके पास, 17/2 इज 8.5. सो ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है 2. सो द कोऑर्डिनेट्स विल बी 2 and 8.5, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज 4, 2 and 8.5. So if a point xy is equidistant from the point Q 9,8 and S 17,8, then एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, ये इक्विडिस्टेंट है q और s से, तो डिस्टेंस जो है इक्वल होगा pq और ps. हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है, x2 हमने x मान लिया और y2 y मान लिया, तो x - 9 होल स्क्वायर प्लस y - 8 होल स्क्वायर. सिमिलरली इसका डिस्टेंस ps क्या हो गया, x - 17 होल स्क्वायर प्लस y - 8 होल स्क्वायर. इसको आपने सिंपली ओपन किया और ओपन करके आपका आंसर आया x - 13 इज इक्वल टू 0. सो द करेक्ट आंसर इज x - 13 इज इक्वल टू 0, पार्ट सेकेंड. Right. So the second case study based question, a scale drawing of a object is the same shape as the object but a different size. कह रहे हैं कि स्केल ड्राइंग क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि जब भी हम वो बनाते हैं तो उसका शेप जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन उसका जो साइज होता है वो डिफरेंट हो जाता है स्केल ड्राइंग में. The scale of a drawing is a comparison of the length used on a drawing to the length it represents. The scale is written as a ratio. तो कह रहे हैं कि सपोज करिए कि अगर आपके पास कोई पिलर है 50 मीटर का, आप उसको पेपर पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो आप पेपर पे कुछ और उसको छोटा स्केल लेके ड्रॉ करेंगे. तो जिस लेंथ का आप पेपर पे ड्रॉ करेंगे और जो उसकी एक्चुअल लेंथ है, सो उसका जो कंपैरिजन है उसको स्केल कहते हैं, राइट. द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर्स इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर कैसे गिवन होता है, लेंथ इन इमेज. अब जो आपने पेपर पे ड्रॉ करी ऑब्जेक्ट को, उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल लेंथ है ऑब्जेक्ट की. ठीक है. इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रीसाइजिंग, देन द शेप्स आर सिमिलर. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. सेकेंड इज रोटेशन. व्हेन वी रोटेट द टू फिगर्स, then also the figure will remain similar, right. And when we do the when we reflect or flip the figure, then also it will remain similar. ठीक है. Now if we translate or slide the figure, then also the figure will remain similar. Hence two shapes are similar when one can become the other after a resize, flip, slide or turn. So the question says a model of a boat is made on the scale of 1:4. The model is 120 centimeter long. The full size of the boat has a width of 60 centimeter. What is the width of the scale model? अब width क्या है scale model का, देखिए ये आपका scale factor given है 1/4. ठीक है, 1/4. और विड्थ आपकी क्या गिवन है
60 सेंटीमीटर। तो आपको जो एक्चुअल विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब स्केल फैक्टर क्या होता है, जो आपका ड्राइंग में लेंथ है वो इसको x मान लीजिए, और जो आपका एक्चुअल लेंथ है तो एक्चुअल विड्थ क्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्केल फैक्टर गिवन है 1/4, तो x क्या हो गया 60/4, दिस इज इक्वल टू 115। सो एक्चुअल जो स्केल विड्थ है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, स्केल मॉडल की जो विड्थ है वो आपकी 15 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, नाउ व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स, इनमें से क्या चीज सिमिलैरिटी को इफेक्ट करेगी। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि शेप हमारा सेम रहता है लेकिन साइज डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये चीजें पढ़ी हैं ऊपर की कि अगर वो फ्लिप किया जाए, डायलेट किया जाए, डायलेट मीन्स छोटा बड़ा किया जा रहा है, या ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो फिगर सिमिलर ही रहेंगी दो फिगर्स। ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं होती, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन एनदर। ठीक है, सो 4th इज द करेक्ट आंसर। ये नाउ क्वेश्चन नंबर सी, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स have a scale factor of a/b, which statement regarding the two triangles is true? So before going through the options, let me tell you one thing, that if ratio of the sides of two similar triangles is given, that is say a/b, then its perimeter, altitude, angle bisector and medians will be in the same ratio as the sides। ठीक है, ये हमेशा ऐसा होगा। अब आप देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 3:b, नहीं, देयर ऑल्टीट्यूड्स हैव अ रेशियो ऑफ a/b, राइट, दिस इज करेक्ट। So the shadow of a stick 5 meter long is 2 meter. At the same time, the shadow of a tree 12.5 meter high is, एक स्टिक है 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, उसकी शेडो आपकी क्या बन रही है 2 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर लॉन्ग एक स्टिक है, इसकी 2 मीटर शेडो बन रही है, और एक ट्री है 12 मीटर का, उसकी ये शेडो है। ठीक है, 12.5 मीटर का एक ट्री है, उसकी ये शेडो है, ये कितनी लंबी बन रही है ये आपको मालूम करनी है। तो आप ये देखिए कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, क्योंकि वो वर्टिकल है। अब एट द सेम टाइम कहा गया है, तो सन की जो पोजीशन होगी वो एक ही रहेगी। जब एक ही रहेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से क्या बनेगा, मान लीजिए इसका अगर थीटा बन रहा है तो यहां पर भी ये थीटा बनेगा। सिमिलरली जो रिमेनिंग एंगल है वो भी इक्वल हो गया, राइट। तो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर बन रहे हैं तो ये क्या हो गए आपके सिमिलर हो गए, और इसकी तो सिमिलर हो गए तो इसकी जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होगा। तो 12.5/x इज इक्वल टू 5/2। सो x इज इक्वल टू 12.5 into 2 divided by 5. So 5 is equal to 2.5. It is equal to 5 meter. So the correct answer is 5 meter, right? So question number 5 says, below you see a student's mathematical model of a farm roof with measurements. The attic floor ABCD is in the model is a square. ठीक है, so एक मॉडल है, इसमें ये जो इसका फ्लोर है ABCD, ये एक स्क्वायर है। गिवन है कि द बीम्स दैट सपोर्ट द रूफ आर द एजेस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म EFGH। ये एक प्रिज्म है EFGH KL LM और M। ठीक है,
नाउ ई इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AT। ई जो है वो मिडिल पॉइंट है AT का, F जो है वो मिडिल पॉइंट है BT का, और G जो है वो मिडिल पॉइंट है CT का, ठीक है। एंड H जो है वो मिडिल पॉइंट है DT का। All the edges of the pyramid in the model have a length of 12 मीटर। सो इसकी जो लेंथ है ये सारे एजेस की ये 12 मीटर गिवन है। आपको सिंपली फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF, वेयर EF इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ द ब्लॉक, राइट। सो हमें EF की लेंथ फाइंड करनी है। अब आप देखिए E जो है वो इसका मिड पॉइंट है AT का, और AT क्या है 12, ठीक है। सिमिलरली F क्या है, वो मिड पॉइंट है आपका BT का, तो आप ये कह सकते हैं, और EF जो है वो पैरेलल है AB के। सो आप मिड पॉइंट थ्योरम से ये कह सकते हैं कि इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन बाइसेक्ट्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। तो थर्ड साइड क्या है 12 मीटर की है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी हाफ, मीन्स 6 मीटर की। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। सो द थर्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोलास, हाईवे, ओवरपासेस एंड अंडरपासेस। अ हाईवे अंडरपास इज पैराबोलिक इन शेप। अब पैराबोला क्या होता है ये गिवन है। पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम polynomial ax square plus bx plus c. Parabolas are symmetric about a vertical line known as axis of symmetry. Parabolas क्या होता है, वो सिमेट्रिक होता है वर्टिकल लाइन के। ये गिवन है, ये वर्टिकल लाइन है और जितना यहाँ पर है उतना ही वो ऐसा इधर है, तो ये सिमेट्रिक है वर्टिकल लाइन के अबाउट, ठीक है। ये गिवन था। फिर क्या गिवन है, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज कॉल्ड द वर्टेक्स। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ये जब कट करती है पैराबोला पे मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट को, तो उस पॉइंट को कहते हैं हम वर्टेक्स। यहाँ पे मिनिमम पॉइंट है पैराबोला का, ये वर्टेक्स हुआ। सिमिलरली यहाँ देखिए ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, तो ये इसका वर्टेक्स हुआ। अब आपको ये मालूम करना है कि इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 देन इट्स जीरोज आर, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या फाइंड करना है, उसके जीरोज। तो जीरोज क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सिंपली स्प्लिट कर दिए मिडिल टर्म को, -8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 और प्लस 4। सो द करेक्ट आंसर इज, अब आप देखिए जीरोस कहाँ, 4 और -2 इस ऑप्शन में। करेक्ट आंसर इज सेकेंड। सो the highway overpass is represented graphically. Zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of a polynomial is equal to the number of points where the graph of polynomial, so first is the correct answer, intersects x-axis. Question number C, graph of a quadratic polynomial is a। अब जब क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ था उसी में यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि पैराबोला को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक मीन्स कि जिसकी x की पावर जो है हाईएस्ट पावर वो 2 है, तो हम कहेंगे कि वो पैराबोला होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 is 6 and sum of the zeros is 0 is। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जो भी रिप्रेजेंटेशन है हाईवे अंडरपास का वो पैराबोला है, तो सिंपली आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम करनी है। तो जो सम गिवन है अल्फा प्लस बीटा वो 0 है,
और एक आपको 0 गिवन है, वो आपका 6 है। ये क्वेश्चन में गिवन था। आपका बीटा क्या हो गया, -6 हो गया। ठीक है, और हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस क्या है आपका 0, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा 6 इंटू -6। तो ये हो गया 0 एक्स स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0। सो रिप्रेजेंटेशन हो गया हाई वेंडर पास का एक्स स्क्वायर -36। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -2 होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज। अब ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, तो आपको पूछा है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, राइट। तो आप देखिए जीरो क्या होता है, जीरो एफ एक्स की वो वैल्यू होती है जब एफ एक्स जो है आपका 0 हो जाए। अगर ये पॉलिनोमियल जो है एक्स -2 होल स्क्वायर प्लस 4, ये कभी भी 0 होगा ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा, एक्स की मान लीजिए आप कोई भी वैसी वैल्यू ले लीजिए कि ये टर्म भी 0 हो जाए, तो ये कांस्टेंट टर्म तो बचेगी हमेशा, तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x की किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं होगी, इसका मतलब दिस पॉलिनोमियल विल हैव नो जीरोस। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, वो 0 हो गया थर्ड, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी भी 0 हो ही नहीं सकती। सो द फोर्थ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इज a stopwatch was used to find the time that it took a group of students to run for 100 मीटर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका टाइम नोट किया गया है कि कितने स्टूडेंट्स कितने सेकंड में वो 100 मीटर रेस को कवर कर पाए। सो 0 से 20 सेकंड में 8 स्टूडेंट्स, 20 से 40 सेकंड में 10 स्टूडेंट्स, एंड सो फोर। ठीक है, ये डेटा आपको गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एस्टिमेट द मीन टाइम टेकिंग बाय द स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। आपको मीन टाइम फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, अब क्लास मार्क निकालिए 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद एक्स आई एफ आई। तो मीन आपका सिंपली क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय एफ आई। मीन इज 43 seconds. So the mean time is 43 seconds. Third is the correct answer. What will be the upper limit of the model class? अब मॉडल क्लास की अपर लिमिट आपको फाइंड करनी है। मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, 40 से 60। तो अपर लिमिट इसकी क्या हो गई, 60। ठीक है, तो अपर लिमिट मालूम हो गई। अब थर्ड आइए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द मीडियन। ठीक, नाउ द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। अब आप देखिए कि मॉडल क्लास हमें क्या मालूम है, मॉडल क्लास जो होती है क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो क्लास होती है उसको मॉडल क्लास कहते हैं। तो हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आप देखेंगे 13 है, तो मॉडल क्लास 40-60 हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब मीडियन क्लास क्या होगी, मीडियन क्लास के लिए हमें देखा जाता है कि n/2 जब आता है, n/2 क्या हो गया, n is 40/2 मीन्स 20, राइट। तो अब आप देखेंगे मीडियन क्लास वो होती है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ग्रेटर होती है या फिर उसके करीब होती है। इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गई कि इसकी हो गई 8 एज इट इज, फिर
इनकी हो गई 18 में 13 प्लस किया, आपके पास आ गया 31। ठीक है, 31 में 6 37 में 3 प्लस करा 40। सो n/2 क्या था आपका 20। तो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे 18। ठीक है, या तो इससे करीब हो या इससे बड़ा हो, तो आप हमेशा बड़ा वाला लेते हैं। तो ये हो गया 31। सो मीडियन क्लास भी आपकी 40 से 60 हो गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सम ऑफ द लोअर लिमिट्स। ठीक है, लोअर लिमिट्स क्या हो गई 40, इसकी भी 40। सो सम हो गया आपके पास 80। ठीक है, करेक्ट आंसर इज थर्ड। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर अंदर कितने स्टूडेंट्स ने रेस कवर करी। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ सेकंड्स में गिवन है 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमें देखना है कि 40 से 60 मीन्स 60 सेकंड्स के अंदर कितने लोगों ने रेस फिनिश करी। ये हो गया 8 + 10 + 13। सो द टोटल इज 31। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, राइट। सो ये आपका सेक्शन 2 था पार्ट ए का। अब मैं आपको पार्ट बी कराऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दैट please do subscribe my channel to stay in touch with my upcoming video. Till then, take care, stay safe.